हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिक गुरु पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज सबसे पहले आपको हम बताते चलें कि आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th के सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास 12th के साथ साथ वो जो टॉपिक हमारा जेई और नीट से रिलेटेड होगा उसको भी पूरी तरह से कवर करते हुए चला जाएगा। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th का टॉपिक होगा, 12th के साथ साथ हम लोग मेंस, एडवांस लेवल, नीट और एम्स लेवल को भी कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ना क्या क्या है। और ये जो क्लास चलेगा ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा यूट्यूब के माध्यम से। आप थ्रू आउट द ईयर यूट्यूब पर हमसे क्लास 12th कंप्लीट कर सकते हैं। केमिस्ट्री आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलो, जो पढ़ना है सबसे पहले उस सिलेबस के बारे में हम जान ले कि हमको पढ़ना क्या क्या है। क्लास 12th के सिलेबस को जिस अकॉर्डिंग डिवाइड करके रखा गया है, सबसे पहले जरा सिलेबस को समझिए। तो हमारा जो 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस है, उस 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस को ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा गया है। कौन कौन सा? तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये 3 भाग में हमारे क्लास 12th के सिलेबस को डिवाइड करके रखा गया है। सबसे पहले जरा इनके मार्किंग के बारे में बात कर लिया जाए कि किस अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके बोर्ड एग्जाम में 23 मार्क्स का सिलेबस कवर होता है। ये हम जो मार्किंग बता रहे हैं वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बोर्ड, स्टेट बोर्ड वाले लेवल के बच्चे होते हैं उनमें भी यही मार्किंग फॉलो किया जाता है। ठीक है, सिस्टम यही फॉलो होता है। तो 23 मार्क्स का फिजिकल होता है, 19 मार्क्स का इनऑर्गेनिक होता है और 20 मार्क्स का ऑर्गेनिक होता है। जिनका 70 मार्क्स का सिलेबस है उनके लिए। क्लियर है? ये आउट ऑफ 70 जो हमारा सिलेबस शुरू से चला आ रहा उसके अकॉर्डिंग है। बाकी टर्म वाइज एग्जाम जैसे सीबीएसई कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, तो जैसा वो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और 12th के साथ साथ उसके कॉम्पिटिटिव लेवल को भी कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना सब कुछ है। ओवरऑल जितना कुछ भी है वो सारा कुछ हमको कवर करते हुए ही चलना है। क्लियर है? तो सिलेबस आपका मोटे तौर पर तो यही है बोर्ड के अकॉर्डिंग। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें, दैट मीन्स कि अगर हम जेई और नीट के अकॉर्डिंग बात करें, तो बाबू एक बात हम आपको बताते चलें कि जेई और नीट के लिए सारा टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना होगा। जब तक आप 100% सिलेबस को अपने मुट्ठी में नहीं रखेंगे तब तक आप कंपटीशन हो सकता है कि क्वालिफाई तो कर जाएं लेकिन रैंक नहीं ला पाएंगे। तो आपको रैंकर बनना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से बारीकी से पढ़ते हुए कवर करते हुए चलना है। तो ये हमारा सिलेबस है। हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री जो है हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल आपको 5 चैप्टर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका द सॉलिड स्टेट, सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशंस, थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक, और फिफ्थ चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। ये हमारे पास इतने चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में। फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट है, लेकिन आपको हम एक बात बताते चलें कि अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम द सॉलिड स्टेट स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल सही सुने हैं आप। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, और उसके बाद हम लोग ये चैप्टर्स को देखेंगे। अगर एग्जाम टर्म वाइज होता है तो इसके बाद फिर आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आना पड़ेगा, और अगर बाय द वे एग्जाम जैसा एनुअली होता था वैसा होता है तो हम लोग इसको कंटिन्यूअसली पढ़ लेंगे सॉल्यूशन के बाद। सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, सरफेस केमिस्ट्री। अब वो क्या पैटर्न रहेगा वो भी आपको 2-4 दिन में क्लियर हो ही जाएगा, तो वो अपडेट भी हम आपको बताते रहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो ये सिलेबस है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो आप थोड़ा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपके ये कोई काम का फिलहाल नहीं है, और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलो, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये समझें कि सॉल्यूशंस होता क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन टर्म सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? वैसे तो बोलो कि सर सॉल्यूशन टर्म सुनते हैं तो हमारे माइंड में कुछ लिक्विड लिक्विड जैसा मूव करने लगता है। तो क्या आपके माइंड में सॉल्यूशन टर्म सुन को लिक्विड लिक्विड जैसा मूव करने लगता है? तो क्या सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड का होता है? इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन लिक्विड का होता है, सॉलिड का होता है, गैस का होता है, या तीनों का होता है। ये सब डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले समझें कि सॉल्यूशन होता क्या है। इस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया जाए। व्हाट इज सॉल्यूशन? देखो सॉल्यूशन क्या होता है बाबू। सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब होता है, सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि सॉल्यूशन इट इज अ homogeneous mixture of two or more components। टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन जो है ये दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? देखो बाबू, मिक्सचर हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जरा समझो कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखो होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग वैसे मिक्सचर को बोलते हैं जिनमें हम कंपोनेंट्स को अगर एक बार मिक्स कर दें तो फिर हम उसको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकें। हम कंपोनेंट को एक बार मिक्स कर दें तो उसको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकें, तो उस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे सपोज दैट कि आपके पास एक गिलास पानी था और उस एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच चीनी डाल दिए और चीनी डाल के क्या किए? घुला दिए, स्ट्रिंग करा दिए, घुला दिए। तो जो चीनी था, जो शुगर था, वो तो वाटर में डिजोल्व हो गया। क्लियर है? तो जितना आसानी से आप मिक्स कर दिए, क्या आप उतना आसानी से उसको सेपरेट कर पाइएगा? आप नहीं कर पाइएगा। समझ गए बात को? तो सिंपली उस मिक्सचर को कहा जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। वैसे मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सके। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज दैट घर पे चावल में कंकड़ पड़ गया, तो घर पर अगर चावल में कंकड़ पड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे? तो सिंपली सर उसको हम लोग हैंड पिकिंग प्रोसेस से अलग कर देते हैं, हाथ से चुन के अलग कर देते हैं। तो क्या उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो फिर वो क्या है सर? तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, बल्कि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है? और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता है, वो एक सिंपली मिक्सचर है। तो मिक्सचर का सॉल्यूशन कहलाने के लिए उसका होमोजीनियस नेचर होना जरूरी है। तो चलो जरा देखा जाए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर अलग से ही डिफाइन कर देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, देखो होमोजीनियस मिक्सचर का सीधा सा मतलब होता है द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी separated by
सिंपल प्रोसेस, वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स को सिंपल प्रोसेस से मतलब आसानी से अलग नहीं किया जा सके। हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और मशीनरी प्रोसेस से तो कुछ भी अलग किया जा सकता है, तो हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोसेस का बात कर रहे हैं। तो द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल प्रोसेस। अब सर सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हैं, कुछ कारण बिल्कुल है, देखो जरा। इन होमोजेनियस मिक्सचर any one component completely loses their identity and another component retains their आइडेंटिटी। क्या बोल रहे हैं सर? तो हम ये बोल रहे हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर में कोई एक कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान पूरी तरह से खो देता है, क्लियर है, और कोई दूसरा कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल सी बात है कि वाटर और शुगर को मिक्स करने से पहले वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड था और शुगर का फिजिकल स्टेट सॉलिड था, लेकिन जैसे ही आपने दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया, वाटर का फिजिकल स्टेट तो अभी भी लिक्विड है, बट क्या शुगर का फिजिकल स्टेट पहले के जैसा सॉलिड है? नहीं है। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स ये कि शुगर अपना फिजिकल स्टेट का आइडेंटिटी लॉस कर दिया। तो भाई जो आइडेंटिटी ही लॉस कर दिया उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? तो इसीलिए होमोजेनियस मिक्सचर में हम कंपोनेंट्स को आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई एक कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी पूरी तरह से लॉस कर देता है और दूसरा कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है। समझ गए बात को? अब जैसे एक बात हम और क्लियर कर दें, ये बार बार हम जो एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट बोल रहे हैं ना, तो इससे ये मत समझना कि होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन सर दो ही कंपोनेंट का होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट भी हम थोड़ा डिफाइन कर ही देते हैं, ध्यान देना। देखो, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बात करें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे हमारे पास 4 टाइप का सॉल्यूशन होता है। कौन कौन सा सर? सपोज दैट बाबू कि अगर तुम्हारे पास मात्र 2 कंपोनेंट है, ओनली 2 कंपोनेंट्स, मान लो एक शुगर एक वाटर है, तो उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है? उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। सपोज दैट कि अगर आपके पास टोटल 3 कंपोनेंट है, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। अगर कंपोनेंट 3 है तो टर्नरी सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर आपके पास टोटल 4 कंपोनेंट है तो उसको कहेंगे हम क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। अगर 4 कंपोनेंट है तो उसको क्या कहा जाएगा? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्लियर है? इसी तरह से सर अगर 5 कंपोनेंट हुआ तो क्या? पेंटेनरी सॉल्यूशन। 6 हुआ तो हेक्सेनरी सॉल्यूशन। फिर सर हेप्टेनरी, ऑक्टेनरी, नॉननरी, डेकेनरी, यही करते रहेंगे? नहीं, यही काम थोड़ी है। अगर 4 से ज्यादा कंपोनेंट हुआ तो उसको हम कहेंगे n कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स से जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को भी आप नाम दे सकते हैं n सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन फ्रॉम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे अभी आप गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, तो कोल्ड ड्रिंक के बोतल पर आप देखते हैं बहुत सारा इंग्रेडिएंट लिखा होता है,
तो जितना भी इंग्रेडिएंट लिखा होता है, क्या हम उन सारे इंग्रेडिएंट्स को कभी सेपरेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो वो एक परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर है। और वो कैसा सॉल्यूशन है? तो वो n सॉल्यूशन है, मतलब उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मिक्स हैं। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट हमारे पास इतने टाइप का सॉल्यूशन होता है। लेकिन आपको हम एक बात बताते चलें कि हम लोग को जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। क्लियर है? मतलब टर्नरी, क्वाटरनरी या n सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को नहीं जानना है। हालांकि एक बात और बता दें, आपको क्वेश्चन टर्नरी क्वाटरनरी पर मिलेगा, तो जो फॉर्मूला, जो टूल्स हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे, वही सारा फॉर्मूला, वही सारा टूल्स हम लोग टर्नरी क्वाटरनरी सॉल्यूशन के लिए भी यूज करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग अभी पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, हम इधर ना लिख करके हम बाइनरी सॉल्यूशन को इधर ही स्टार्ट करते हैं। आप एक काम करें कि आप इसको नोट कर लें। ठीक है? आप तो स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, इसलिए हम इंतजार नहीं करते हैं, हम इसको मिटाते हैं। ये जो YouTube पर लाइव क्लास चलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये लाइव क्लास चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसका प्रीमियम वर्जन ज्वाइन करना हो, प्रीमियम वर्जन कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसे क्लास करना हो कि प्रॉपर तरीके से लाइव करें, उसी समय आप हमसे पूछें, हम आपको बताएं, डाउट आपका प्रॉपरली क्लियर हो, आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकें, हमसे फोन पर बात कर सकें, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में उस प्रीमियम कोर्स का लिंक दिया हुआ है, एक बार आप जाकर देख लीजिएगा। संकल्प बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। काफी शानदार बैच है, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, डीपीपी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, रैंकर्स ऐप के माध्यम से क्लास लिया जाएगा। तो उस रैंकर्स ऐप में वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो थोड़ा सा इससे प्रीमियम, और प्राइस भी काफी कम है, ओनली 1900। मतलब ये समझ लो ना कि लाइव क्लास के बाद जो तुम्हारा इंस्टेंट डाउट हो गया, पीडीएफ हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, बस उसी का एक फी जो है वो लिया जा रहा। क्लियर है? बाकी पढ़ाना तुम फ्री ही समझ लो बाबू, ओनली 1900। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट हम लोग जो 4 टाइप का सॉल्यूशन देखें, उन चारों टाइप के सॉल्यूशन में से हमको जो डिस्कस करना है वो कौन सा करना है? तो हमको डिस्कस करना है बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो बाबू, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा मैनेज कर लिया। चलो अब आपको प्रॉपरली ऊपर का लिखा हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा मैनेज हो गया कैमरा। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो बाइनरी सॉल्यूशन सर वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तो हमारे पास मात्र 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है सर? तो एक कंपोनेंट को उसमें कहा जाता है सॉल्यूट। क्लियर है? और दूसरे कंपोनेंट को उसमें कहा जाता है सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स को ये 2 अलग अलग नाम दिया गया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? वैसे तो आप बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। क्लियर है? लेकिन फिर भी आपको थोड़ा जानना होगा अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग जनरली सॉल्यूट का सिर्फ यही डेफिनेशन दे देते हैं कि बेसिकली जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सिर्फ ये कि कम क्वांटिटी और ज्यादा क्वांटिटी, ये उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है? तो सर क्या होता है समझो। अभी थोड़ा देर पहले हम बोल रहे थे कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम इसलिए सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में कोई एक कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस कर देता है और कोई दूसरा कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है। ध्यान में है? तो ध्यान रखना कि होमोजीनियस मिक्सचर में
जो कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है उसको कहा जाता है सॉल्यूट। क्लियर है? और जो कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये कि सॉल्यूट किसको कहा जाएगा, तो सॉल्यूट का मतलब होगा कि द कंपोनेंट विच लॉसेस देयर आइडेंटिटी is called solute, या losses their identity in solution is called solute। सिंपल चलेगा। और solvent का मतलब हो गया the component which retains their आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में अपना आइडेंटिटी बनाए रखेगा उसको क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट। तो जो अपना आइडेंटिटी लॉस करेगा दैट विल बी कॉल्ड सॉल्यूट, और जो अपना आइडेंटिटी बनाए रखेगा उसको कहेंगे सॉल्वेंट। हाँ, जनरली सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, जनरली सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, लेकिन उसके क्वांटिटी को ही उसके कैरेक्टर का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? डिफाइनिंग फीचर उसका यही है कि वो अपना आइडेंटिटी लॉस करता है और सॉल्वेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है। सिंपल सी बात है कि एग्जांपल अभी हम लोग लिए थे कुछ देर पहले शुगर प्लस वाटर का, कि ऐड करने के पहले शुगर का जो फिजिकल स्टेट था वो शुगर का फिजिकल स्टेट सॉलिड था, वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड था। जब दोनों को ऐड कर दिया गया, दोनों को जब मिक्स कर दिया गया, तो दोनों को मिक्स करने के बाद ओवरऑल जो फाइनल फिजिकल स्टेट बचा हमारे पास वो फाइनल फिजिकल स्टेट लिक्विड बचा। दैट मीन्स कि शुगर अपना आइडेंटिटी लॉस कर दिया। तो ये जो शुगर प्लस वाटर है, इस शुगर प्लस वाटर में शुगर को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट बोल सकते हैं, और प्लस वाटर को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट बोल सकते हैं। और इन्हीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को सॉल्यूशन कहा जाता है, इसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो क्लियर हुआ बच्चों की सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन टर्म अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गया? चलेगा? तो देखो ध्यान से, ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हम बार बार देखो बीच में इसलिए खड़ा हो जाता है ना कि समझते समय लिखा मत करो बाबू, मौका मिलेगा साइड हो जाएंगे, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है? लेकिन समझते समय आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर कंसंट्रेट होना चाहिए। भले हम कितना भी हैंडसम हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्लियर है? लेकिन आपका ध्यान मेरे ऊपर कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है? बाकी लिखने के लिए हड़बड़ी में मत रहिए, समझ जाइएगा, सब क्लियर हो जाएगा, पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। देखो तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? तो वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि उसमें कोई एक कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है और दूसरा कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है। जो कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लॉस करता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। चलेगा? जो कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन को ही क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर हुआ सॉल्यूशन टर्म? तो ये सॉल्यूशन जो टर्म है वो हम आपको डिफाइन कर दिए, ठीक है? फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी हम लोगों ने देख ही लिया कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, कैसा होता है। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का टाइप देखेंगे। शुरुआत में हम बात किए थे कि सॉल्यूशन टर्म सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में तो लिक्विड लिक्विड ही आता है। बट अब जरा फिजिकल स्टेट के आधार पर भी डिसाइड कर लें कि क्या सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड का होता है या सॉल्यूशन गैस और सॉलिड का भी होता है, ठीक है?
तो सॉल्यूशन बाबू लिक्विड का भी होता है, गैस का भी होता है, सॉलिड का भी होता है। सॉल्यूशन कहलाने के लिए उसका फिजिकल स्टेट जरूरी नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन कहलाने के लिए उसका होमोजीनियस नेचर होना जरूरी है। अगर वो नेचर में एक होमोजीनियस मिक्सचर है तो आइदर वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, वो सॉल्यूशन है। कैसे है देखते हैं, नोट कीजिए इसको। चलो हो गया होगा अब तक। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देखेंगे कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारे पास सॉल्यूशन का कितना टाइप होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। थोड़ा पेन में हम इंक डाल लें बच्चों, किसी भी तरह से आपका जो विजिबिलिटी है वो वीक नहीं होना चाहिए। ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अगर हम बात करें तो बच्चों फिजिकल स्टेट के आधार पर हमारे पास टोटल 9 तरह का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट के आधार पर हमारे पास 9 टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। कौन कौन सा होता है सर? देखो ध्यान से जरा, ये 9 टाइप्स का कौन कौन होता है। हम कुछ कॉलम ले लेते हैं, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, और बेटर रहेगा साथ में कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए तो आपको और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। वैसे मेरे बताने के पहले एग्जाम्पल आपको सोचना है, ठीक है, जो हम लेंगे टाइप्स उसका। चलो सबसे पहले सॉल्वेंट में गैस ले लेते हैं, और गैस में सबसे पहले हम गैस ही मिक्स करते हैं। सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस, क्या होगा बोलो? कुछ सोचो, कुछ वैसा सोचो जिसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, दोनों गैसियस है। कुछ दिमाग में आ रहा? देखो सीधा सा बात है, हम इसका एग्जांपल एयर ले लेते हैं। जी हाँ, एयर। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत तरह का गैस मिक्स है, लेकिन क्या हम उनमें से किसी भी गैस को कभी हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इजीली तो नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? हमको पता चल रहा है कि हमारे आसपास कौन कौन सा गैस है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो एक परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर है, और जो परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशन है। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर है? एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट्स व्हाई एयर इज गैसियस सॉल्यूशन। चलेगा? देखो अब हम सॉल्यूट में लिक्विड लेते हैं। अब लिक्विड को गैस में मिक्स करते हैं। कुछ एग्जाम्पल सोचो, ध्यान में रखना बाबू कि तुम्हारा एग्जाम्पल वो होना चाहिए वैसा, उस फिजिकल स्टेट उसका वो होना चाहिए जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का है, क्योंकि सॉल्यूट तो अपना आइडेंटिटी ही लॉस कर देता है। क्लियर है ना? तो आपको सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट वाला आइडेंटिटी, फिजिकल स्टेट वाला एग्जाम्पल सोचना है। लिक्विड को गैस में मिक्स कर रहे हैं। चलो अगर आप कुछ सोचे तो अच्छा बात है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, क्लियर है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट करवा देते हैं। वाटर लिक्विड होता है, और जब हम उसको इवेपोरेट करवा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब गैस में मिक्स हो जाएगा, लिक्विड जाके एयर में गैस में मिक्स हो जाएगा। तो वो एक लिक्विड और गैस का परफेक्ट होमोजेनियस मिक्सचर बना रहा है। इसके बाद हम ले लेते हैं सॉलिड। कोई वैसा सॉलिड सोचो जिसको गैस में मिक्स किया जा सके। अगर दिमाग में आ रहा तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं आ रहा तो हम भी बता देते हैं। आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कैम्फोर, कपूर। कपूर के बारे में आप जानते हैं, कपूर का सब्लिमेशन बड़ा फास्ट होता है, उसका एयर के साथ ऑक्सीडेशन बड़ा फास्ट होता है। अगर आप उसको सिंपली ओपनली अगर आप रख दीजिएगा
ऐसे ही एयर में रख दीजिए तो कुछ देर बाद, कुछ देर मतलब थोड़ा लंबा समय के बाद वो सब्लिमेट हो जाएगा, एयर के साथ वो मिक्स हो जाएगा। तो सॉलिड था और एयर में, डेट मीन्स की गैस में मिक्स हो गया, तो वो क्या बना दिया, गैसियस सॉल्यूशन बना दिया। तो ये हमारे पास जो तीनों सॉल्यूशन होंगे, इन तो तीनों सॉल्यूशंस को कहा जाएगा गैसियस सॉल्यूशन, क्योंकि इनका जो फाइनल फिजिकल स्टेट है, वो फाइनल फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। चलेगा, अभी आप लिखने के चक्कर में मत रहिएगा, पूरा समझिए, आराम से लिखिएगा, समझना ज्यादा जरूरी है। चलो लिक्विड ले लेते हैं और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे पहले गैस को लिक्विड में मिलाते हैं। कुछ एग्जांपल सोचोगे, सोच सकते हो। लिक्विड को गैस में मिलाना है, सॉरी गैस को लिक्विड में मिलाना है। अरे अभी गर्मी के मौसम में खूब कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा बच्चा लोग। जितना भी कोल्ड ड्रिंक होता है, जितना भी मतलब सब नहीं, जो एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक होता है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है, ठीक है। बहुत सारे वैसे कोल्ड ड्रिंक है ना जिनको आप एकदम चिल्ड पीते हैं तो आपके गला में जाके लगता है। गला में जाके क्यों लगता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स किया हुआ रहता है। काफी हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसमें एग्जर्ट करके तब उसके बॉटल को सील करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व हो जाए, ठीक है। और हम लोग पीते हैं तो गला में लगता है, क्योंकि हमारा बॉडी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने से रहा, हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, फिर भी हम लोग जबरदस्ती पी जाते हैं। हार्मफुल है, लेकिन क्या, मजा आना चाहिए, चलेगा। तो जितने भी एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक हैं, और वो भी कौन सा पीते, एकदम चिल्ड वाला, गर्म वाला नहीं पीते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर लो होता है ना, तो लो टेम्परेचर पर लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी हाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए ठंडा वाला पीते हैं तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है, ज्यादा गला में लगता है, ज्यादा मजा आता है, चलेगा। देखो उसके बाद लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं। इसका तो आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, आप मिल्क इन वाटर ले लीजिए, मिल्क प्लस वाटर। हम मिल्क और वाटर को मिला दिए, लिक्विड लिक्विड परफेक्ट होमोजेनियस बन गया, ठीक है। इसके बाद हम सॉलिड और लिक्विड ले लेते हैं। इसका भी आप शुगर या सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दो, ये भी एक परफेक्ट होमोजेनियस मिक्सचर बना देगा। एग्जांपल हम लोग लिए थे शुगर वाटर का, थोड़ा शुगर वाटर जानबूझ के ले रहे हैं लिक्विड सॉलिड वाले हम बार बार। चैप्टर का शुरुआत है, सिलेबस का शुरुआत है, किसी भी चीज का शुरुआत थोड़ा मीठे से हो तो मजा आता है, ठीक है। देखो तो इन तीनों सॉल्यूशंस को कहा जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, बिकॉज इनका फाइनल फिजिकल स्टेट लिक्विड है, चलेगा। देखो इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं सॉलिड। और पढ़ने में मजा आ रहा ना, कमेंट में बताना जरूर, ठीक है, बताते रहना कि कैसा लग रहा कैसा नहीं लग रहा। तो नेक्स्ट सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए गैस को मिक्स करते हैं। गैस को सॉलिड पे मिक्स करना है, थोड़ा स्पेशल केस होगा, इसलिए हम खुद बता देते हैं आपको। हाइड्रोजन गैस का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि जब आप हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल के सरफेस के ऊपर से पास करवाइएगा तो H2 गैस उसके सरफेस के ऊपर, इन तीनों में से किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाता है और ऐसा जम जाता है कि सिंपली आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इस प्रोसेस को ओक्लूजन कहा जाता है। ओक्लूजन का मतलब ही होता है डिपोजिशन ऑफ गैसेस ओवर सरफेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये आपको मेटलर्जी चैप्टर में, चैप्टर 6 में आगे चल के डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हम इसमें लिक्विड मिक्स करते हैं, इसको भी हम ही बता देते हैं, ठीक है। बोलो सर सब तो आप ही बता रहे हैं, फिर भी कुछ तो सोचे होंगे आप आगे, बट यहां तक हम बता देते हैं आपको। तो इस बार हम लिक्विड मिक्स करने वाले हैं। जब लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करेंगे, मर्क्यूरी का जो एमलगम होता है, Hg एमलगम, मर्क्यूरी आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मर्क्यूरी के एमलगम को, उसके लिक्विड फॉर्म को जब आप किसी मेटल के सरफेस के ऊपर डालिएगा, ओवर मेटल एक्सेप्ट आयरन, आयरन छोड़कर, आयरन का सरफेस टेंशन उसके रिस्पेक्ट में कम होने के कारण वो उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होता है, लेकिन बाकी किसी भी मेटल के ऊपर अगर आप मर्क्यूरी के एमलगम को डालिएगा तो वो मर्क्यूरी का एमलगम
उस मेटल के सरफेस के ऊपर परफेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसा डिपॉजिट हो जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास अगर एक गोल्ड का प्लेट है, वैसे तो ये औकात से बाहर का बात हो गया, मान लो तुम्हारे पास एक गोल्ड का प्लेट है, ठीक है, और उस गोल्ड के प्लेट के ऊपर मरकरी का एमलगम डाल दिए तो वो उसके ऊपर पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा कि सर तब तो सोने चांदी में मिक्स कर दिया जाता होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HG एमलगम हाईली टॉक्सिक होता है। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है, इसलिए इसको ऐसे फ्रीक्वेंटली कहीं भी मिक्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बट ये उसका कैरेक्टर है HG का कि एक्सेप्ट आयरन, देखो आयरन तो लिखना ही भूल गए, एक्सेप्ट आयरन, आयरन के अलावा किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर आप डालिएगा तो ये उसके ऊपर पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाएगा, अच्छे से डिपॉजिट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ध्यान में रखना, इसीलिए इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आयरन का कंटेनर यूज किया जाता है या ग्लास यूज किया जाता है। कभी अगर मिल जाए थर्मामीटर वाला मर्क्यूरी तो उसको तोड़ के जमाने का कोशिश मत करने लगना घर का बर्तन में, ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं बाबू सॉलिड। सॉलिड और सॉलिड को मिलाया जाए। अब सॉलिड और सॉलिड को जब मिलाएंगे तो इसका एग्जांपल तो आप सोच ही सकते हैं क्या? अरे आजकल एलोए का जमाना है भाई, अलग अलग मेटल को पिघला करके उसको आपस में मिला दिया जाता है, उसका प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो एलोए का आप एग्जांपल ले सकते हैं। इन तीनों सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? तो इन तीनों सॉल्यूशंस को हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि इनका जो फाइनल फिजिकल स्टेट है वो फाइनल फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। चलेगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमारे पास ये 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, 9 टाइप्स के, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। बट आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जानना है। गैसियस सॉल्यूशन के बारे में, गैसेस के बारे में आप क्लास 11 के चैप्टर 5 गैसियस स्टेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सॉलिड के बारे में डिटेल आपको क्लास 12 में ही द सॉलिड स्टेट चैप्टर में डिस्कस करना है, और लिक्विड के बारे में हम लोग को यहां पर डिटेल पढ़ना है। तो आप इसको फटाफट जरा नोट कीजिए और फिर हम अपने टॉपिक में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। चलो, अब तक आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको मिटाएं और आगे बढ़ें। और बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो बीच बीच में जब जब हम कुछ मिटाने आ रहे हैं तो हम ये सब याद दिला दे रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ अपडेट हमेशा मिलते रहेगा, और हमसे जुड़े रहिएगा तो आपका बेनिफिट ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए जुड़ जाइए भाई। देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों को ही बताइएगा कि क्लास चल रहा है ऑर्गेनिक गुरु चैनल पर। अब हम लोग इसमें जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि सॉल्यूशन होता क्या है अब हमको लगता है कि ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टॉपिक का नाम होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो जरा देखा जाए कि कंसंट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन। देखो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म को अगर हम डिफाइन करें ना बाबू, तो कंसंट्रेशन यार एक सिंपल सा चीज है। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वांटिटी। ये क्वांटिटी से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। मतलब सर, मतलब हम कंसंट्रेशन को बोल सकते हैं कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ solute and solvent in per unit mass or in per unit volume of solution। per unit volume of solution में या per unit mass of solution में
सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी होता है, जो मात्रा होता है, उसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, समझ गए कंसंट्रेशन। अब इस क्वांटिटी को, इस कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। मास के परसेंटेज के टर्म में पूछा जा सकता है, वॉल्यूम के परसेंटेज के टर्म में पूछा जा सकता है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, मतलब अलग अलग तरीका दिया हुआ है। तो जैसे भी पूछा जाए आप बना लीजिएगा। इसलिए बना लीजिएगा कि हम उन सारे कंसंट्रेशन टर्म को एक एक करके खूब बढ़िया से आपको पढ़ाने वाले हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारे पास होगा, वैसे तो सब लोग एक ही में मिला के पूरा कंसंट्रेशन पढ़ा देते हैं, लेकिन हम आपको एक ही में मिला के नहीं पढ़ाएंगे। अभी से हम कंसंट्रेशन को दो भाग में बांट के चलेंगे ताकि आपको आगे चलकर थोड़ा सुविधा हो। जैसे सर हम दो ग्रुप में लेकर चलेंगे कंसंट्रेशन को। पहला हमारा होगा ग्रुप 1 और दूसरा हमारा होगा ग्रुप 2। ये ग्रुप वाइज, ये कौन सा भेदभाव है? ये भेदभाव इसलिए है कि जो हमारा ग्रुप 1 होगा, ये होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्योंकि बाबू हम लोग छोटा मोटा चीज नहीं पढ़ने वाले हैं। बात ऐसा है ना कि हम लोग को सिलेबस कहने को 12 है, लेकिन हम लोग मेंस, एडवांस, नीट, एम्स तक लेकर जाने वाले हैं। इसलिए छोटा से छोटा चीज को अभी से आपको समझते चलना होगा, नहीं तो छोटा छोटा कंसेप्ट आपसे बड़ा बड़ा मिस्टेक करवा देता है। हम लोग तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाने वाले हैं कि आप सोचे नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपसे एक एक करके नहीं बनने लगा तब आप बोलिएगा। बस कंटिन्यू जुड़े रहिए। थोड़ा आज हमको बोलना पड़ रहा आपको कि आप जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि 2-3 क्लास आपको भरोसा करने में हो सकता है लग जाए, लेकिन ओवरऑल मजा आएगा बाबू, जुड़े रहना। देखो, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मास से रिलेटेड होगा, क्योंकि मास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। और ग्रुप बी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मतलब ये वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जरा देख लिया जाए। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब मास से रिलेटेड कौन कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मास परसेंटेज, या इसी को परसेंटेज बाय वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, वो आगे चल के हम बताते रहेंगे आपको जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे। मास परसेंटेज के बाद इसमें दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, ये भी मास से रिलेटेड होगा। ठीक है, तीसरा हमारा जो इसमें होगा वो होगा मोलैलिटी। मोलैलिटी चौथा हमारा होगा पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में जिसको पीपीएम भी कहा जाता है। और पांचवा हमारा होगा पार्ट्स पर बिलियन, शॉर्ट में जिसको पीपीबी भी कहा जाता है। तो ये इतना कंसंट्रेशन टर्म हमारा होगा मास से रिलेटेड, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा उसमें कौन कौन सा शामिल है जरा वो भी देख लिया जाए। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कहा जाता है बाबू। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हम बाय लिख ही देते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, थोड़ा कचरा हो गया, मास बाय वॉल्यूम रहने तो ऐसे ही। तीसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोलैरिटी। फोर्थ नंबर होगा हमारा नॉर्मेलिटी, और फिफ्थ नंबर होगा हमारा फॉर्मेलिटी। तो ये इतना कंसंट्रेशन टर्म हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्लियर है, कौन कौन सा आपके सामने पड़ा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो स्टार्ट करेंगे
उस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1, मतलब जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, और उसके बाद ग्रुप 2 जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इतना बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल इसमें आपको मिलने वाला है, जो न्यूमेरिकल आपका क्लास 12 प्लस IIT JEE मेंस एडवांस नीट एम्स लेवल तक का होगा। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप हल्का फुल्का या हो सकता है कि पूरा, अगर आप क्लास 11 अच्छे से पढ़े होंगे तो क्लास 11 के मूल कंसेप्ट में आप ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरे पढ़ाने का मतलब होता है कि हम कभी ये मानकर नहीं पढ़ाते हैं कि सामने वाले को ये सब पहले से आता है या इसमें से कुछ आता है। हम आपको जीरो से हीरो बनाने वाले हैं, ठीक है। मतलब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो ये कंसीडर करके पढ़ाएंगे कि भाई तुमको तो कुछ नहीं आता है, तो हम एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। अब देखो, बात का बुरा मत मान लेना कि तुमको कुछ नहीं आता, उसी में तुम्हारा भलाई है कि हम जाने कि तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तभी हम तुमको और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। हम ये कभी मान के नहीं चलेंगे कि तुमको सब आता ही है, फिर भाई सब आता ही तो मेरे पास काहे का, ठीक है, फिर क्यों पढ़ेगा हमसे कोई। समझ गए बात को, ये क्लियर है। तो आप इसको नोट कीजिए और हम लोग इसमें पहला स्टार्ट करेंगे मास परसेंटेज। नोट करो बच्चों, बात ऐसा है कि क्लास का ड्यूरेशन आपका 40 मिनट से प्लस का हो चुका है, और आपको ये सब नोट करते करते हमको लगता है कि ऑलमोस्ट 1 आवर का ड्यूरेशन हो गया होगा। तो लाइव क्लास रहता है तो लंबा भी कर लेता है बच्चा, बट रिकॉर्डेड 1 आवर से ज्यादा बहुत बच्चे नहीं देख पाते। तो एक काम करते हैं कि आज के वीडियो को एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर ही रहने देते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसके टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास हमारा लाइव क्लास के थ्रू भी हो सकता है और रिकॉर्डिंग के थ्रू भी हो सकता है। जैसा होगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। हो सकता है कि हम 1 मिनट या 30 सेकंड का वीडियो भी बना के डालते रहें कि हम किस अकॉर्डिंग क्लास लेने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन में रैंकर्स ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमसे जुड़ने का बहुत सारा साधन उसमें दिया हुआ है। आप हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।